संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है गुरु भक्ति योगा के इस निरूपण में और कुछ रोचक चीज़ें गुरुजी के लाइफ से जानने के लिए, क्योंकि ये बातें न वो कभी खुद बताते हैं और ऐसा कभी मौका नहीं आता है कि मैं इन बातों को शेयर करने के लिए अलग से टाइम निकाल पाऊँ। मैं इस सिचुएशन को कहीं कहीं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि बहुत अलग लेवल पे हम लोग अभी गुरु के साथ जुड़ने लगे हैं और सभी को कुछ चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो मुझे इस माध्यम से उनके साथ शेयर करने का ये मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं गुरुजी की भी बहुत आभारी हूँ और आप सबकी भी बहुत आभारी हूँ। ये बड़े आनंद की बात होती है जब अपने गुरु के जीवन से कुछ ऐसी रोचक घटनाओं को मैं आपके सामने ला पाऊँ। लेकिन उसके पहले हम गुरु भक्ति योगा जो स्वामी शिवानंद जी ने हमें दिया है तो उसमें से कुछ बातें हम लोग एक बार जान लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग गुरु जी की कथा सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा, गुरु भक्ति योगा बहुत सिंपल है समझने के लिए, उसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ जब हम गुरु को समर्पित करते हैं वो अपने आप से गुरु भक्ति योगा बन जाता है। तो उसमें ऐसे कोई स्पेशल कोई प्राणायाम करना है वो जो गुरु भक्ति योगा का भाग है या फिर एक विशिष्ट ध्यान है जो गुरु भक्ति योगा में शामिल है, ऐसे कुछ नहीं है। आप जो भी करोगे वो गुरु के प्रति अगर समर्पित हो तो वो अपने आप से ही गुरु भक्ति योगा बन जाता है। तो देखते हैं कैसे इन चीज़ों को हम इंक्लूड कर सकते हैं। लास्ट मुझे याद है कि इस जग से जो हमारे एफिनिटी है या फिर अटैचमेंट है उसको मिटाने के लिए गुरु भक्ति योगा जितना प्रभावी कोई योगा नहीं है, क्योंकि हर रिश्ता जो हम इस पृथ्वी पे महसूस करते हैं वो बंधन ही रहता है, कितना भी वो प्यारा हो या दुख भरा हो वो बंधन ही है। तो जब हम अपने गुरु से मिलते हैं और वो एक अलग तरह का प्रेम उनके साथ महसूस करते हैं या फिर उनका वो अनोखा प्रेम महसूस करते हैं जिसमें कोई अटैचमेंट नहीं है लेकिन फिर भी प्यार बहुत है, तो वहाँ पे जाके हमें अटैचमेंट और प्रेम का जो अर्थ है वो समझ में आता है कि जो हम जानते हैं वो प्यार नहीं, वो अटैचमेंट है। और जो गुरु देता है वो असल में प्यार होता है, क्योंकि उसमें कोई अपेक्षा नहीं रहती है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता है, उसमें कोई एजेंडा नहीं रहता है, कोई हिडन हेतु नहीं रहता है। बस हमारी भलाई इतना ही हेतु गुरु मन में रख के ये काम करता है। और जब हम अपने रिश्तों की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत एक अलग तरह से उस अंदाज़ा आ जाता है कि हमारा प्रेम नहीं है, हमारा प्रेम कहीं ना कहीं अटैचमेंट ही है। फिर वो चाहे किसी से प्यार की अटैचमेंट हो या किसी से दुख या दर्द की अटैचमेंट हो, अटैचमेंट ही होती है। और ये जो कर्मों के बंधन है उससे हमें कभी वो वाला प्यार नहीं मिल सकता जो कि एक गुरु के द्वारा हमें मिल सकता है। तो पहली सीख तो गुरु अपने तरफ से यही देता है कि सच्चा प्यार क्या है समझो, और वो सच्चा प्यार सबके लिए पनपना यही सबसे बड़ा हम कह सकते हैं उपलब्धि हो सकती है आध्यात्म की, कि उस तरह का प्योर प्यार सबके मन में, सबके लिए अपने मन में देखना, उससे बड़ा गिफ्ट गुरु नहीं दे सकता। तो गुरु भक्ति योगा से ये सीखने को मिलता है। दूसरी बात है मेडिटेशन ऑन गुरु प्रिपेयर्स फॉर द इंटीग्रल एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्ट इंट्यूटिव नॉलेज। तो ध्यान आप कोई भी करो, लेकिन शुरुआत ध्यान की आप अगर ऐसे करोगे कि गुरु को सामने बैठा हुआ देखिए, उनको जैसे ना उनके चरण कमल से लेकर उनकी नज़र तक
आप धीरे धीरे हर एक चीज़ आप ध्यान में याद करने की कोशिश कीजिए। और सब गुरुजी से मिले, आप प्रत्यक्ष मिल चुके हैं, तो इन बातों को याद करना कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। हम सब ने इतनी बार उन चरण कमलों को छुआ है, उसके ऊपर माथा टेका है, उनके दर्शन किए हैं कि उनको याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और या फिर जो भी आपके गुरु हो, तो इस तरह से चरण कमल से लेकर उनकी आँखों तक एक ना हिस्से को देखना है, निहारना है और अपना ध्यान वहाँ पे रखने की कोशिश करनी है। और फिर एक जगह, कहीं पे भी एक जगह आप आपका ध्यान स्थिर कर पाए, तो उसके जितना पावरफुल मेडिटेशन और कोई नहीं हो सकता। गुरु के चरण या उनकी आँखों पर ध्यान लगाने जितना पावरफुल मेडिटेशन और कोई नहीं होता है। वो जब आपका हृदय गुरु के हृदय से इतना संपर्क में आ जाए कि ध्यान में भी वही नज़र आए, तो उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान अपने आप से हमारे हृदय में प्रकट होता हुआ आपको बिल्कुल महसूस हो सकता है। क्योंकि गुरु साक्षात है और सशरीर है, जीवित है, तो वो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज जो है वो बहुत इफ़ेक्टिवली हो जाता है। गॉड विल गाइड द एस्पिरेंट थ्रू द फॉर्म ऑफ गुरु। बहुत लोगों के शंका आती है और उन्होंने मेरे साथ शेयर भी किया है कि जब मुझे कोई ऐसा इंट्यूजन या ऐसा गाइडेंस आता है, तो मैं वो भगवान से आया हुआ मानूं या गुरु से आया हुआ मानूं, तो मेरा एक ही जवाब रहता है, ये दोनों एक ही तो है, अलग है कहाँ। और क्या करना है हमें ये भेद जान के कि ये गुरु से आया है या भगवान से आया है, क्योंकि दोनों ही एक ही स्वरूप है। तो कहीं ना कहीं ये बात आपके मन में कभी ये दुविधा या शंका ना आने दीजिए कि ये भगवान से आया है या गुरु से आया है। दोनों ही एक ही चीज़ के दो नाम है। तो मैं तो समझती हूँ गुरु से ही आया, क्योंकि मैंने गुरु को देखा है, मैंने भगवान को कहाँ देखा है। तो मेरे लिए तो मेरे गुरु ही भगवान है। तो ये डायलेमा जो है अब मेरे मन में नहीं आता है। तो धीरे धीरे हमें अद्वैत से द्वैत देखना है, यानी द्वैत से अद्वैत की तरफ जाना है। तो सारे जो फॉर्म्स है, सारे भगवान के जो फॉर्म्स है, वो अपने गुरु में नज़र आए और अपना गुरु सारे फॉर्म्स में नज़र आए, उतने जितनी सुंदर अनुभूति कोई नहीं हो सकती। तो धीरे धीरे ऐसी ही ट्रेनिंग हमें देनी है खुद को कि सारे, फिर वो कृष्णा हो, शिवा हो, माँ हो, गणेशा हो, कोई भी स्वरूप है, वो मेरे गुरु का ही तो रूप है और सारे मेरे गुरु में उपस्थित है। तो इस तरह से अपनी जो निष्ठा है, अपनी जो कहते हैं डिवोशन है, भक्ति है, वो पिन पॉइंटेड एक ही जगह पे एकत्रित हो जाती है। जैसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, अगर सारी किरणें, आपके भक्ति भाव की सारी किरणें अलग अलग दिशा में जा रही है, तो उनमें वो फोर्स नहीं रहेगा। अगर आप वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके सारी किरणों को एक करके एक जगह पे ले आएंगे, तो उसमें इतनी पावर हो जाती है कि कोई भी चीज़ आँख पकड़ सकती है। तो अपनी जो निष्ठा है, भक्ति है, वो एक कीजिए अपने गुरु के चरणों के ऊपर और फिर मैजिक देखिए। और यहाँ पे दो राय होनी, यहाँ पे कोई डर नहीं होना चाहिए कि इनको भगवान को कैसे लगेगा, गुरु को कैसे लगेगा। यहाँ ये भी हमारे अज्ञान की बात है कि हम उनको अलग अलग समझते हैं। हमें लगता है कि एक की पूजा की तो दूसरा नाराज़ हो जाएगा। क्या आपको सच में ऐसे लगता है कि उनके लेवल पे इस तरह के इमोशंस होंगे? ये बहुत ही ह्यूमन इमोशंस है, वो हम जैसों के लिए है कि किसी ने मुझे ना फ़ोन करके मेरी फ्रेंड को फ़ोन कर दिया तो मुझे गुस्सा आया, या फिर मेरे से ज़्यादा किसी की तारीफ़ हो गई तो मुझे गुस्सा। ये बहुत ही ह्यूमन इमोशंस है और ये सारे लोग इन इमोशंस से बहुत परे होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं। तो इस तरह के अगर विचार है, इस तरह की आशंकाएं हैं, तो कोई भी आपका फ़ायदा ले सकता है कि नहीं आप शिवा को वर्शिप करते हो और आप सडनली विष्णु को वर्शिप करेंगे तो फिर हंगामा हो जाएगा, ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में ये दुविधा है तो कोई भी इसका फ़ायदा ले सकता है। अगर आपके मन से ये सारी शंकाएं दूर हो जाए तो उस स्थिति को महसूस करना बहुत ही सुखद रहता है, बहुत ही आनंददायी रहता है, क्योंकि हर चीज़ में मेरा गुरु है और मेरे गुरु में हर कोई सम्मिलित है। मामला ही ख़त्म, सिंप्लीफाइड एकदम। तो
शुरुआत में ध्यान में शुरुआत में गुरु को आवाहन करके गुरु के ऊपर ध्यान लगा के फिर धीरे धीरे डीपर या कम थॉट वाले साइलेंट मेडिटेशन में आप उतरेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। गॉड विल गाइड द एस्पिरेंट थ्रू द फॉर्म ऑफ अ गुरु। तो यहाँ पे गाइडेंस भी जो आपके मन में आती है या आपको महसूस होती है वो भी आप समझिए कि वो गुरु और भगवान दोनों एक ही है, तो गुरु से ही आती है। One has to serve the Guru and do all the things that the Guru commands him to do without grudging, without using his own intellect. अब भाई ये प्रॉब्लम हमारे गुरुजी के साथ बहुत होता है क्योंकि वो कुछ कहते ही नहीं है, वो कुछ मांगते ही नहीं है, वो ना कुछ आज्ञा देते हैं ना वो कुछ अधिकार से बताते हैं ये करो। बहुत कम बार ऐसे होता है कि गुरुजी अपनी ओर से कुछ बताते हैं, तब तो हम बिल्कुल वो करेंगे ही, लेकिन क्या हमें उनके आदेश तक रुकना है? हाँ, उनके पर्सनल, अगर उनके लिए पर्सनली कुछ करना है तो ज़रूर उनसे पूछ के कीजिएगा, क्योंकि हमारे जो गुरुजी नौशीर है वो बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही संकोची स्वभाव के हैं। तो और उनके अपने कुछ ना चॉइसेस है, उनके अपनी कुछ कहते हैं ना लाइकिंग्स है। अगर आपको पता नहीं है और आपने भले ही प्यार से दिया हो तो वो उनको समझ में नहीं आते उन चीज़ों का क्या करें। तो अगर पर्सनली आप कुछ उनके लिए करना चाहते हो तो वहाँ पे आप उनसे ज़रूर पूछिए, लेकिन उनके काम के प्रति अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से वहाँ पे उनके परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप 4 लोगों को अमृत भेंट करना चाहते तो वहाँ पे उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप उनके कोर्सेज के बारे में किसी को जानकारी देना चाहते तो उसके लिए उनके परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सिंपल काम होते कि आज के ये ध्यान का आप मैसेज 4 लोगों को फॉरवर्ड करके उनको आप रेकमेंड करते हो कि आप ये अटेंड करें, तो वो भी तो उन्हीं का काम हुआ। तो छोटा या बड़ा उसमें नहीं होता है। जिस लगाव से, जिस भक्ति से आप इस काम को आगे ले जा सकते हो और अपने मन से इसको बढ़ाने की कोशिश करते हो, उस गुरु सेवा के तो क्या कहने, उस गुरु सेवा का तो कोई कहते मोल ही नहीं है, जो छोटी छोटी चीज़ों में भी ये महसूस करता है कि ये मेरे गुरु का काम है। और आज की जो कथाएं मैं सुनाऊंगी उसमें भी आपको ये महसूस होगा कि ऐसे कितने लोग थे जो जिन्होंने बिना गुरुजी के कहे अपनी ओर से अपने पूरे निष्ठा से अपने लाइफ को समर्पित कर दिया उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब हम बात करते हैं कि गुरु सेवा क्या होती है तो और उसमें कोई संकोच नहीं रखना चाहिए, उसमें कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, उसमें कोई गुरु की आज्ञा की ज़रूरत नहीं होती है। उनके काम को आगे बढ़ाना ही सबसे बड़ी सेवा है। फिर जैसे मैंने कहा कि उनके प्रोग्राम के मैसेजेस है, उनके YouTube वीडियोज़ है वो आप शेयर कीजिए, उनकी किताब को आप लोगों को भेंट दीजिए, उनके बारे में बात कीजिए, उनके प्रति जो आपके अनुभव है वो खुल के बताइए बिना डरे। बहुत लोगों को ये संकोच होता है कि सामने वाला मजाक उड़ाएगा, मजाक उड़ाया तो उनका प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे गुरु के बारे में या उनके कार्य के बारे में बात करके अगर किसी को फ़ायदा हो या फिर वो ना सच में अपने दुख से बाहर आ जाए या उसको मार्ग मिल जाए तो उसमें अड़चन ही क्या है, उसमें संकोच क्यों? तो बहुत लोग संकोच के कारण बात नहीं कर पाते हैं, तो उस संकोच से आप परे ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। ऐसा हम लोग पहले टारगेट लेते थे, अभी नहीं, कि महीने में 10 लोगों तक गुरुजी का ये संदेश पहुंचाने का व्रत, जैसे अभी श्रावण आ रहा है, लोग बहुत सारे व्रत करते हैं, तो आप ये व्रत कर सकते हो कि आपके ग्रुप में भले ही फिर कोई लाइक करे नहीं करे, छोटे छोटे जो गुरुजी के मैसेजेस है वो आप 10 लोगों तक आप पहुंचा सकते हो। या फिर आपने रेकी सीखी हो तो 10 लोगों को उसका अनुभव देके, ये गुरु सेवा है, मैं क्या ऑफर कर सकती हूँ मेरे गुरु को, चलो 10 लोगों को मैं हीलिंग दे देती हूँ। तो इतने प्रकार से आप गुरु की सेवा कर सकते हो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। थोड़ा सा सोचने से आपको मार्ग मिल जाएगा। तो जहाँ पे भी आपको लगे कि मैं मेरे गुरु को कुछ ऑफ़र कर सकता हूँ तो इस तरह से ऑफ़र करके देखिए, तो गुरु के दिल को वही भाता है। क्योंकि पर्सनली तो हमारे गुरुजी इतने सिंपल है। गुरु दक्षिणा में 4 कुर्ते आ गए तो बोलते सही सीमा साल भर किसी को मना कर दो, मेरे पास बहुत कुर्ते हैं, मैं क्या करूँगा, अकेला इंसान हूँ, मैं कितना पहनूंगा। इतने सिंपल
उनका व्यक्तिमत्व है। तो उनके लिए पर्सनली अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ बिना पूछे ना करें, क्योंकि उनकी पर्टिकुलर चॉइस है। वो बहुत ही सिंपल तरह के कपड़े उनको पसंद है। तो कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि लोग अपनी ओर से बहुत अच्छा देने की कोशिश में कुछ बहुत महंगा सा, लेकिन जो उनको पसंद नहीं आता है तो फिर समझ में नहीं आता गुरुजी को मैं क्या करूं इसका। तो पर्सनली आपको ये प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन उनके कार्य के लिए आप जो भी करोगे तो वो बहुत अलग लेवल पे अर्पण होता है, उसका प्रभाव आपको बहुत अच्छा दिखाई देगा। When the Guru orders a certain thing to be done, the disciple should obey implicitly. ये भी प्रॉब्लम है, हमारे गुरुजी ऐसे कुछ ऑर्डर नहीं करते, लेकिन अगर उन्होंने कुछ ऑर्डर किया है तो वो आँख मूंद करके बिना डाउट लिए, बिना शंका लिए ज़रूर करना है। Such an obedience to Guru is necessary. This is the spirit of निष्काम कर्म। वाह वाह, क्या बात है। ये महीना पूरा निष्काम कर्म को ही समर्पित है, और हम इस शब्द को कितने अलग अलग तरह से जान रहे हैं। गुरुजी का मैसेज भी वही है, उसके ऊपर गुरुजी ने मुझे इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन भेजा है, वो भी अवेलेबल है। और एक और रेफरेंस आ गया निष्काम कर्म का, इसको भी मैं एक मैसेज ही लेती हूँ कि कोई चीज़ रिपीटेडली हमारे सामने आती है, इसका मतलब हमें वो फॉलो करनी है। तो निष्काम कर्म क्या है कि गुरु के प्रति समर्पित रहना, ओबीडियंस यानी आज्ञाकारक रहना, ये भी एक निष्काम कर्म ही है। निष्काम कर्म डन फॉर द प्लेजर ऑफ द पर्सन डूइंग इट। तो यहाँ पे कैसे होता है ना, हमारा स्वार्थ कुछ नहीं रहता है उसमें, एक ही चीज़ रहती है कि मेरे गुरु का काम आगे बढ़े और उनके काम से और 4 लोगों को फ़ायदा हो। ये सिर्फ गुरु का काम नहीं है, ये कितने सारे नीडी पीपल के लिए भी ये हो सकता है जिनको बहुत ज़रूरत है ऐसे मार्गदर्शन की। आप उन दोनों के बीच आप एक ब्रिज बन रहे हो, ये कितनी अच्छी बात है। तो इस तरह से ये काम आपको करना है। But because it is holy command of the perceptor, the only impurities of the mind, काम, क्रोध, लोभ are destroyed। और इस तरह से धीरे धीरे ये इस हैबिट से क्या होता है, हमारे अंदर के विकार धीरे धीरे जल के नष्ट होने जाते हैं, क्योंकि हर काम फिर निष्काम बनने लगते हैं। ये मेरे गुरु के लिए समर्पित है, ये मेरे गुरु को अच्छा लगेगा इसलिए मैं कर रही हूँ, या फिर इस तरह से करने से मेरे गुरु की जो सीख है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। तो हर काम फिर प्योर ही बनता जाएगा, उसमें हमारी वासनाएं या हमारे विकार नहीं आएंगे। द डिसाइपल हु इज equipped with the fourfold means is fit to sit before the ब्रह्मनिष्ठ गुरु who is no other than God to hear the महावाक्य from him। मैंने कहा ना, गुरु ही भगवान है, इसमें कोई शंका मुझे तो नहीं है, लेकिन उस लेवल तक धीरे धीरे आपको खुद को लाना है। ऐसे नहीं कि मैंने बोला इसलिए माना है, वो मन में अपने आप से ब्लॉसम होगा, अपने आप से आएगा, तब तक कोशिश करनी है। तो किसी भी ऐसे गुरु के सामने बैठे तो उसमें ही भगवान को देखें और उसकी जो सीख है उसी को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, अब समय आता है कि ऐसे सेल्फलेस सोल्स के बारे में जानने का जिन्होंने उत्स्फूर्त यानी बिना गुरु की आज्ञा के ही गुरु का कार्य आगे बढ़ाने की कोशिश की है। दे आर द एग्जाम्पल। उन्होंने अपने आप से ये उदाहरण हमारे सामने रखा है कि किस तरह से गुरु का काम आगे बढ़ाना ही गुरु की सेवा है। तो आज का ये जो टॉपिक है वो 2 चीज़ों को कवर करता है कि गुरुजी का कार्य बाबा जी के आदेश से जो शुरू हुआ था 99 से गुरुजी ये इस प्रचार का काम कर रहे हैं, नॉलेज, एम्पावरमेंट एंड ट्राइंग टू रिमूव इग्नोरेंस एंड पेन एंड सफरिंग ऑफ पीपल। तो गुरुजी के मिशन का ये कहते हैं ना, ये एक हेतु है कि लोगों तक सच्चा नॉलेज यानी ट्रुथ यानी सत्य पहुंचाना और उनको दुख से बाहर निकालने का रास्ता बनाना और उनको बहुत ताकतवर बनाना। क्योंकि जब तक आप डिपेंडेंट रहोगे भगवान के ऊपर या गुरु के ऊपर, तब तक जो पर्पस है वो
आध्यात्मिक प्रगति का वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की शक्ति को, यानी ईश्वर ने जो हम लोगों को इतनी ताकत दे रखी है, उसको अब जब तक हम नहीं पहचानते तब तक हमारे निज स्वरूप को हम कैसे पहचानेंगे। तो गुरुजी ने हमेशा से एम्पावरमेंट यानी इंसान को अपनी ताकत का एहसास दिलाने की हमेशा कोशिश की है। उन्होंने उसको हमेशा खड़ा करने की कोशिश की कि तुम लड़ो, अपनी परिस्थिति का सामना करो, उपाय करो और दुख तकलीफ से खुद बाहर आने की कोशिश करो। मेरा मार्गदर्शन, मेरा आशीर्वाद, मेरी सीख, मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये तुम्हारी लड़ाई है और इस जीवन की लड़ाई को मैं तुम्हें जितवा के ही रहूँगा। इस तरह से वो हर शिष्य के पीछे खड़े रहते हैं और रहे हैं। तो ये सिलसिला 1999 से शुरू हुआ, जब उन्होंने रेकी सिखाने का जो काम है वो अपने ऊपर लिया और बहुत निष्ठा से किया। तो 98 में उनका कार्य इतना नहीं था, लेकिन 99 से बहुत ज़्यादा पिकअप हो गया और मुंबई, नासिक, इन जगहों पे तो हर वीकेंड जैसे 20-20, 30-30 लोग आके उनसे ये पावर सीखते थे और उनसे लाइफ हैंडलिंग स्किल सीखते थे और बहुत सारा ज्ञान, आध्यात्मिक लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान उनसे प्राप्त करते थे। तो इस तरह से वो चैप्टर शुरू हो गया और शिरीन उनकी प्राइम ऑर्गेनाइज़र थी इस सब में, कि जो स्ट्रांगली उनके पीछे खड़ी थी, कि क्योंकि सेमिनार लेने वाला एक होता है, लेकिन उनके पीछे काफ़ी टीम लगती है जो पूरा सिस्टम संभालती है। और उस वक्त शिरीन ने सिंगल हैंडेडली बहुत सारा कुछ संभाला था। उसके बाद लोग जुड़ने लगे थे और उसको भी एक टीम मिल गई थी, लेकिन एक पर्सन लगता है कि जो स्ट्रांगली खड़ा रह के सारा पीछे का जो है बैक स्टेज है वो संभाल ले। नासिक में उनकी माँ के द्वारा बहुत हेल्प हुई थी गुरुजी को एस्टैब्लिश करने में, और नासिक से ही काफ़ी सारे लोग जुड़ना शुरू हो गए थे। नासिक में क्या हुआ, कौशल्या गुरुजी के साथ इंट्रोड्यूस हुई और उनके द्वारा काफ़ी न जगह पे गुरुजी का काम इंट्रोड्यूस हुआ। और कौशल्या, कर्नल बाबू और माधवी ये नासिक में गुरुजी से मिले और उन्होंने फिर जगह जगह गुरुजी का काम फैलाने का ठान लिया। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजर्स से जो भी मैंने सुना है, क्योंकि तब तो मैं नहीं थी एंड मैंने विटनेस नहीं किया, लेकिन मैंने इन सब लोगों से सुना है कि गुरुजी की पर्सनालिटी इतनी मैग्नेटिक हुआ करती थी, इतनी करिश्मेटिक हुआ करती थी कि लोग ऐसे स्टन हो जाते थे उनके ज्ञान को सुन के, और उनसे जो अनुभव मिलते थे वो महसूस करने के बाद जैसे वो ना पूरी तरह से सरेंडर हो जाते थे, पूरी तरह से निष्ठा उनकी आ जाती थी गुरुजी के ऊपर। और उसी तरह से कौशल्या और कर्नल बाबू और मिसेस बाबू उन्होंने भी ठान लिया कि ये काम तो बहुत लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है और बहुत लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। तो इन दोनों ने बहुत आगे बढ़ाया है गुरुजी का काम। तो अक्टूबर 99 में माधवी, उनके पेरेंट्स लक्ष्मी तुलसी आंटी, उनके पिताजी और माधवी आंटी, यानी माधवी, उनके पिताजी और माँ लक्ष्मी तुलसी, इन तीनों ने विजयवाड़ा में सेमिनार अरेंज किया गुरुजी के लिए। और अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स को लेके उन्होंने पहला सेमिनार आउटसाइड महाराष्ट्र शुरू किया विजयवाड़ा में। और नेक्स्ट वीकेंड, इमीडिएटली इसके बाद का वीकेंड, हैदराबाद में कौशल्या ने अरेंज किया अपने घर में और अपने ऐसे फैमिली मेम्बर्स को बुला के और उनसे वो सेमिनार करवाया। कौशल्या जी को भी मैं नहीं मिली, लेकिन उनके बारे में भी जितना मैंने सुना है, लोगों ने यही कहा है कि इतनी सच्चाई उस महिला में थी, इतनी लगन, इतनी कहते हैं इतना प्रेम कि लोग वो देख के ही उनसे प्यार करने लगते थे, उन पे विश्वास करने लगते थे। और उन्होंने भी काफ़ी लोगों को प्रभावित किया कि गुरुजी से वो ये रेकी या इस नॉलेज को प्राप्त करे। तो वो जैसे ही लोगों से बात करती थी, लोग तैयार हो जाते थे और सेमिनार भर भर के होते थे। तो हैदराबाद में कौशल्या जी ने सेमिनार अरेंज किया। वहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट लोग गुरुजी से जुड़ गए। वो थे कर्नल शंकर गोस्वामी और उनकी पत्नी वंदना गोस्वामी।
ना सिर्फ तब से बल्कि आज तक ये कपल गुरुजी के लिए समर्पित है, और गुरुजी के लिए तो वो अरेंज करते ही थे, लेकिन आज वो उतनी ही निष्ठा से मुझे भी हेल्प करते हैं, ये गुरु का कार्य समझ के। ये निष्ठा देखिए आप, उन्होंने ये नहीं देखा कि आप तो गुरुजी सेमिनार नहीं लेते तो फिर हम लोग क्यों करें, नहीं, उन्होंने देखा कि मैं भी गुरु का ही कार्य आगे कर रही हूँ, तो उन्होंने उसी निष्ठा से, उतने ही प्यार से मेरे लिए भी ना ये सेमिनार अरेंज करने का अभी तक वो सिलसिला जारी है। हैदराबाद चैप्टर उनकी वजह से आज भी काफ़ी स्ट्रांगली चल रहा है, और उन्होंने भी बहुत लोगों को प्रभावित किया है। ये लोग जा जा के रेकी देते थे, अनुभव देते थे, इतना हीलिंग करते थे कि लोग प्रभावित होके गुरुजी के सेमिनार के लिए आते थे। तो कर्नल गोस्वामी और वंदना जी ने जो हैदराबाद की जिम्मेदारी संभाली है वो आज तक, और बाद में जब माधवी जी शिफ्ट हो गई हैदराबाद, तब तो वो प्रॉपर सेंटर बन गया हैदराबाद, और बहुत अच्छे से सेमिनार वहाँ पे ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ये तो 99 में शुरू हो गया, गुरुजी का कार्य महाराष्ट्र से बाहर जाना शुरू हो गया। फिर जनवरी 2000 में कौशल्या जी थी, उनके पति की ट्रांसफ़र हो गई नसीराबाद में, और साथ साथ में सितंबर में कर्नल बाबू और माधवी की भी शिफ्ट हो गए सूरतगढ़, यानी राजस्थान चैप्टर अब शुरू हो गया था। इस तरह से गुरुजी का काम फैल रहा था। राजस्थान में 2 जगह ओपनिंग्स मिले थे, नसीराबाद में कौशल्या जी के प्रयत्न से, और सूरतगढ़ में कर्नल बाबू और माधवी के प्रयत्न से सेमिनार्स होने लगे। अब नसीराबाद में मैंने कहा कौशल्या जी ने बहुत, हर जगह उनके प्रभाव से लोग जुड़ते गए गुरुजी से, और वहाँ पे काफ़ी सारे अगेन इम्पॉर्टेंट लोगों ने, जिन्होंने गुरुजी का कार्य आगे बढ़ाया, उन्होंने सेमिनार किया, और वो भी गुरुजी से बहुत प्रभावित हो गए थे। उनमें से एक थी आरती सिन्हा, और जैसे ही कहती वो सेमिनार में गुरुजी को देख के कहती ऐसा कनेक्शन फील हुआ कि जैसे ये काम आगे बढ़ाने का, कहते मेरे मुंह से ही जैसे निकल गया कि गुरुजी मेरी ट्रांसफ़र अब हो गई है लखनऊ। वो 2001 एंड या 2002 की बात है। कहते मैं लखनऊ जा रही हूँ गुरुजी, और मैं यही कोशिश करूँगी कि लखनऊ में भी आपका सेमिनार अरेंज कर पाऊँ। और वो जिम्मेदारी लेके वो लखनऊ पहुँच गई, और लखनऊ चैप्टर शुरू हो गया। एक दिए से इतने सारे दिए जल रहे थे, और जोत से जोत जलाते चलो, इस तरह से गुरुजी का कार्य आगे बढ़ाते जा रहे थे लोग। इनका क्या एजेंडा था, इनको क्या मिल रहा था? इनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी नहीं, बस एक ही खुशी कि मेरे गुरु का कार्य आगे बढ़ रहा है और इतने सारे लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है। और वो खुशी बहुत अलग खुशी है, मैं बता सकती हूँ कि उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, बस सबको फ़ायदा हो और दूसरे लोगों को ठीक होता हुआ देखना, उनको पॉजिटिव होता हुआ देखना, उनको स्ट्रॉन्ग होता हुआ देखना, और अपने ना गुरु को इंट्रोड्यूस करना, बस यही एक हेतु मन में लिए ये सारे लोग दिन रात कोशिश में लगे थे। वो वक्त अपने आज के जितना इतना आसान नहीं था, तब मोबाइल नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, पर्सनल इंटरेक्शन से बात करके उनको रेखी दे दे के मनाना पड़ता था, दिखाना पड़ता था कि क्या सीखोगे, क्या फ़ायदा होगा। तो बहुत कष्ट के साथ इन लोगों ने काम किया है, इनके कष्ट की कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि तब इतना इजीली अरेंजमेंट नहीं होते थे। तो सब लोग साथ में मिलके जिम्मेदारी लेते थे, ओके खाना ये लोग लेके आएंगे, गद्दे ये लगाएंगे, साफ सफाई से लेके सारे काम बांट लिए जाते थे। और गुरुजी आते आते जैसे ये लोग ना पूरा तैयारी करके रखते थे सिर्फ गुरुजी के लिए और लोगों की भलाई के लिए, कोई स्वार्थ नहीं। 5-5, 6-6 दिन लगातार सेमिनार होते थे, और हर कोई सुबह से रात तक सेवा में जुटा रहता था निस्वार्थ भाव से। ये है निष्काम कर्म। आपको मैं बताती हूँ ना, निष्काम कर्म के ये उदाहरण है गुरुजी के भी और उनके साथ जुड़े हुए इन लोगों के भी, कि कोई स्वार्थ नहीं, बस दूसरों का भला हो, इतना ही मन में रख के उनका कार्य चल रहा था। और मैंने भी देखा है और किया भी है कि कभी कोई घर ऑफर करता था, वो साफ नहीं होता था, तो झाड़ू पोता लेकर हम लोग साफ सफाई में जुट जाते थे। और गद्दे लगाने से लेकर साधन सामग्री लाने तक, खाना अरेंज करने से लेकर, ये सब
काम कैसे हो जाते थे पीछे, गुरुजी को भी पता नहीं चलता था। इतना जुनून, इतना एंथुजियाज्म हम लोगों में आ जाता था कि नहीं, ये काम करना है, और उसमें से निर्मल आनंद मिलता था। आज भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि मुझे टीचरशिप से विदा कर दो, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजर मुझे हमेशा बनने रहने दो। उसमें जो आनंद है, वो सेवा करने में जो आनंद है, वो टॉयलेट, लोग चले जाने के बाद वो गंदा टॉयलेट साफ करने में जो आनंद है, वो शायद टीचर बन के कुर्सी पे बैठ के आराम से चाय पीने में नहीं है। तो मुझे बस वही सेवा आप करने दो। ऐसी सेवा लोगों ने की है और करते हैं, आज तक वो सेवा जारी है। तो इस तरह से लखनऊ में आरती जी ने जिम्मा लिया, और लखनऊ के सेमिनार बहुत विशेष थे, क्योंकि गुरुजी ने कहा है, मुझे कितनी बार तो उन्होंने मेंशन किया है कि लखनऊ में मैंने इतने बड़े सेमिनार लिए हैं वो जो कहीं भी पॉसिबल नहीं थे। 30-30 लोग तक आ जाते थे कि लोगों को वापस भेजना पड़ता था। और लखनऊ की कथा में कभी विस्तार से बताऊंगी आपको, लेकिन 30-30 लोगों का आना वो इतना इजी नहीं होता है। उसके पीछे ऑर्गेनाइज़र की और उसके टीम की बहुत मेहनत होती है। वो हम लोग जानते हैं कि एक इंसान को मनाने में कितना टाइम लगता है, तो कितनी लोगों से बात करनी पड़ती है, कितनी लोगों की शंकाएं दूर करनी पड़ती है, फिर लोग आते हैं। तो ये सब लोग बिल्कुल गुरु सेवा में, कहते हैं ना, समर्पित थे। इसके बाद का जो चैप्टर था वो 2003 बैंगलोर शुरू हुआ, अगेन कौशल्या जी के कारण। मैं बोल रही हूँ ना, इनका शायद कोई गुरुजी के साथ बहुत बड़ा सोल कनेक्शन रहा है। आज वो नहीं है हमारे बीच में, दुर्दैव की बात है, वो नहीं है, लेकिन आखिरी सांस तक उन्होंने गुरुजी का ही काम किया है। तो इट्स अ बिग 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 ब्लेसिंग कि उन्होंने इंस्पायर किया अपने उदाहरण से लोगों को किस तरह से गुरुजी का काम आगे बढ़ाना है। तो 2003 में बेंगलोर में कौशल्या जी ने सेमिनार शुरू किए, और ऑफ कोर्स कौशल्या जी के कारण गुरुजी स्वामी जी के दरवाजे तक पहुंचे, वो भी किस्सा मैंने आपको सुनाया है। तो कौशल्या जी के एक रिलेटिव थे जो चंपकनाथ जी, उन्होंने अपना घर ही दे दिया था। 3 माले का मल्लेश्वर में उनका घर है कि सेमिनार के लिए पूरा यूज़ कर दो। तो इस तरह से गुरुजी का कार्य आगे बढ़ रहा था। 2000, ये 3 की बात है, 2002 में हैदराबाद में ही वंदना जी जो अरेंज करते थे, वो भी ऐसे भाग भाग के इधर से उधर सामान ले जाके जहाँ जगह मिलती है उस जगह पे सेमिनार किए जाते थे, क्योंकि कभी कभी परमानेंट प्लेस नहीं मिल पाता था। तो ऐसे ही सेमिनार में वापिस एक की पर्सन जुड़ गए गुरुजी के साथ। वो है ब्रिगेडियर संजय मित्रा और उनकी वाइफ रीटा मित्रा। वो दोनों जुड़ गए और उन्होंने दिल्ली में चैप्टर खोल दिया। जैसे मैंने कहा, जोत से जोत जलाते चलो, इस तरह से गुरुजी का काम हर शहर में फैल रहा था बहुत ज़ोर शोर से। सो 2004 में मित्रा कपल ने दिल्ली में पूरी धूम मचा दी। बहुत सारे लोगों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, फोर्स किया, प्यार से, ज़बरदस्ती, कहते हैं आप बस आ जाओ करके। उनकी स्टाइल बहुत अलग थी कि वो बस बताते कि आना है। आई एम नॉट हियर टू कन्विंस यू और आस्क यू। मैं आपको यहाँ पे कोई ये करनी नहीं, मैं तो आपको बस लेके जाने आया हूँ। इस तरह से मित्राज ने काफ़ी लोगों को ये किया, इंट्रोड्यूस किया गुरुजी के साथ, और वहाँ पे सेमिनार्स होने लगे थे। वहाँ पे भी ऐसी टीम बन गई थी और लोग बिल्कुल कहाँ से आके गुरुजी के काम को हेल्प करने की कोशिश करते थे। और वहाँ पे एक व्यक्ति ने सेमिनार अटेंड किया, वो थी सोनाली सातोलेकर, और मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उनके कारण पूना चैप्टर शुरू हुआ 2005 में, और 2005 जनवरी में पहला सेमिनार जो गुरुजी ने लिया पूना में, वहाँ पे मैंने अटेंड किया। और जैसे मैंने कहा, इन लोगों ने का जो अनुभव था कि गुरुजी को देख के ही ऐसे लगता था इस व्यक्ति के लिए जितना भी करो उतना कम है। और इतना कनेक्शन फील हुआ, इतना पता नहीं क्या फील हुआ कि पहले तो मुझे कल्पना ही नहीं थी कि मैं पूना चैप्टर को इतना, कहते ना, सीरियस लूँ, क्योंकि मैं तो सीखने आई थी। सीखते सीखते मैं मदद करती थी
जो भी ऑर्गेनाइज़र था, सोनाली थी और एक कर्नल साहब थे, उनको मैं मदद करती थी। लेकिन उन कर्नल साहब के ट्रांसफ़र हो गई और उसके बाद जैसे हम लोग सोचने लगे कि क्या पूना चैप्टर अब बंद हो जाएगा, अब क्या करेंगे। तो सोनाली के भाई जो थे, उनकी माता जी तो जो थी और मैं, हम तीनों ने मिलकर सोचा कि नहीं, इतना अच्छा काम ये बंद हो, ये तो नहीं हो सकता। तो फिर हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया पागल जैसे कहाँ पे हम कर सकते हैं। और जैसे कहते हैं ना, हर अच्छे काम के लिए भगवान आपके पीछे होता है। तो जगह मिलती गई और काम रुका नहीं पूना में, वो आज तक चालू है। इनफैक्ट एक सॉलिड सेंटर बन गया है। तो ना इतने सारे लोग और इतनी सारी जगह गुरुजी जा जा के सेमिनार लेते थे और कितने लोगों के लाइफ उन्होंने बनाए हैं, कितने लोगों को उन्होंने ना अपने जीवन से प्रभावित किया है। और हर एक चैप्टर में कुछ किस्से तो हमेशा होते थे, कुछ मज़ेदार, कुछ रोचक, कुछ बहुत ही कहते हैं ना डिवाइन, अद्भुत। तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर अगले कुछ निरूपण में मैं हर जगह के कुछ खास किस्से आप तक पहुंचाऊं। और जो ऑर्गेनाइजर्स है इन सारे चैप्टर्स के, उनसे भी मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही हूँ कि आपके दृष्टि से कुछ ऐसे हुआ होगा तो आप मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं आप सबके सामने वो किस्से रख सकूं। लेकिन एक किस्सा जो मैंने गुरुजी से सुना है वो मैं आज आपके सामने ज़रूर शेयर करूंगी। बहुत ही अद्भुत सा, बहुत ही रोचक, बहुत ही मज़ेदार किस्सा है जो आज तक याद रहता है कि वो पूरी घटना ही जैसे ना अनहोनी नहीं, अजीब सी लगती है, अद्भुत सी लगती है कि कैसे ऐसे पॉसिबल है। ये किस्सा है 2001 साल का और उस वक्त सूरतगढ़ में माधवी और कर्नल बाबू काफ़ी रेगुलरली सेमिनार्स करवाते थे, बहुत लोगों को इकट्ठा करते थे, इन्फ्लुएंस करते थे और अपने सेमिनार करवाते थे। और हर 2-3 महीने में गुरुजी वहाँ पे जाया करते थे। ये बहुत लंबा जर्नी है। सूरतगढ़ से, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया, श्री गंगानगर सबसे क्लोजेस्ट रेलवे स्टेशन है और तब तो रेलवे से ही जाना पड़ता था। तो 34 घंटों का ये सफ़र है मुंबई से सूरतगढ़ पहुंचने के लिए। तो गुरुजी पहले राजधानी से दिल्ली जाते थे, शाम 4 बजे से राजधानी छूटती थी मुंबई से और दिल्ली पहुंचती थी दूसरे दिन 8 या 9 बजे सुबह, और फिर 11 बजे दिल्ली से कनेक्टिंग ट्रेन होती थी श्री गंगानगर जाने के लिए और इंटरसिटी। तो 2-2, 3-3 बैग्स लेके, क्योंकि तब सारा मटेरियल ना फाइल से ना सारा सिखाने का जो मटेरियल है वो गुरुजी को कैरी करना पड़ता था। तो 2-3 बड़े बड़े बैग उठा के गुरुजी ये सारा सफ़र करते थे और ना सूरतगढ़ में सेमिनार शुरू हो गए। और इतना दूर जाने के बाद फिर गुरुजी क्या करते थे, 2 जो वीकेंड्स है उन 2 वीकेंड पे वो सेमिनार लेते थे। तो हमेशा 8-10 दिन वहाँ पे वो रहते थे, 8-10 दिन रहने के ना, ताकि उनको वो 2 वीकेंड मिल सके। और बीच में जो समय रहता था वहाँ पे वो कुछ छोटे मोटे टॉक से या मेडिटेशन से या आसपास कहीं जाके किसी को मिलना है, तो ऐसे वो पूरा प्लान रहता था। तो ये किस्सा इसलिए रोचक है क्योंकि ऐसे कभी नहीं हुआ ना, इस तरह का किस्सा कभी मैंने सुना नहीं है। और गुरुजी ने भी बोला कि ऐसे कभी मैंने भी इम्प्रॉम्प्टू कुछ डिसीजंस नहीं लिए हैं जैसे कि इस वाक़ये में हुए थे। तो ऐसे ही एक सेमिनार हो गया था, बीच में थोड़ा टाइम था और सडनली कर्नल शंकर गोस्वामी अचानक से सूरजगढ़ पहुंच जाते, बिना कुछ पहले इत्तला दिए हुए या इन्फॉर्म किए हुए अचानक पहुंच जाते। और वो बोलते हैं कि हमें यहाँ से पास ही सरदार शहर है, वहाँ पे सेमिनार करने का मौका आया है। तो गुरुजी बोलते कैसे अचानक से, ये कौन से शहर में, हमारे कोई है क्या वहाँ पे? कहते नहीं, ये बात यूँ हुई थी कि गोस्वामी अंकल ने किसी को रेकी दी। ये कर्नल गोस्वामी और वंदना जी बहुत ही अच्छे हीलर्स हैं और उन्होंने कितने मिराकुलस हीलिंग्स किए हैं और बड़ी श्रद्धा से वो प्रैक्टिस करते हैं, जैसे गुरु आज्ञा हो इस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं। तो किसी एक व्यक्ति, उनका नाम था मिस्टर पूनिया,
उनको उन्होंने रेकी दी और उनका जो दर्द था वो बिल्कुल ठीक हो गया, इतना मिराक्युलसली कि वो बहुत ही प्रभावित हो गए। इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने शंकर जी को बोला कि ना आप मेरे नेटिव प्लेस जो राजस्थान में सरदार शहर, आप वहाँ पे क्यों नहीं जाते और वहाँ पे सेमिनार करके वहाँ के लोगों को क्यों नहीं सिखाते। तो क्योंकि कहते ये जो हमारा शहर है, अब वहाँ पे बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में हैं और वहाँ के पीने के पानी में शायद ऐसा कुछ है कि जोड़ों के दर्द यानी जॉइंट पेन की बहुत शिकायत रहती है, बहुत हार्ड वाटर है तो कैल्सिफिकेशन हो जाता है, पता नहीं कुछ वहाँ पे बहुत लोगों को दुख तकलीफ है। आप ये विद्या वहाँ पे जाके क्यों नहीं सिखाते। अब शंकर जी ने वो मौका देखा और शायद फ़ोन से पूनिया जी की बात हो गई अपने नेटिव प्लेस सरदार शहर में कि ऐसे एक गुरुजी है जो स्पर्श चिकित्सा सिखाते हैं जिसके कारण दुख दर्द दूर हो जाता है, तो वो लोग आएंगे और आप लोग उनसे ये विद्या सीख लो। बस इतनी सी बात हुई थी टेलीफोन पे और कर्नल गोस्वामी जी पहुंच गए सूरजगढ़ हैदराबाद से। आप जुनून देखिए, आप गुरु कार्य के लिए, मैं बोलती हूँ ना सेवा क्या होती है, निस्वार्थ सेवा, तो आप देखिए कि किस तरह से एंथुजियाज्म और सेवा भाव था। कौन जाता है हैदराबाद से राजस्थान इतनी दूर, मुंबई से सरदार शहर जाने के लिए इतना टाइम लगता है, मुंबई से सरदार शहर जाने के लिए 34 घंटे लगते हैं, आप हैदराबाद से और जोड़ दीजिए, उतना दूर का प्रवास करके शंकर अंकल पहुंच गए सूरजगढ़ और गुरुजी को बताया कि हमें कल परसों ही जाके सेमिनार लेना, इतना जल्दी, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। और गुरुजी बोल रहे थे कि आज मैं अगर देखो तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया, माय सेमिनार यूज्ड टू बी वेल प्लान्ड, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, कौन ऑर्गेनाइजर है, क्या व्यवस्था है, किस जगह पे ये लेना है, पूरा ब्यौरा, पूरा डिटेल्स मेरे पास होने के बाद ही मैं कमिट करता हूँ। लेकिन उस वक्त पता नहीं क्या हो जाता, जैसे ना कोई दूसरा ही ऊपर से डोरिया खींच रहा था, स्ट्रिंग्स पुल कर रहा था। तो गुरुजी बोले कि हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं और करवा लेते हैं। ना कर्नल गोस्वामी को पता था क्योंकि कोई किसी से नहीं मिला था। मिस्टर पूनिया ने हैदराबाद से अपने रिलेटिव से बात की थी, बस इतना ही रेफरेंस था, कितने लोग आ रहे हैं, कौन व्यवस्था देखेगा, उनके क्या नाम है, कुछ पता नहीं, बस ये लोग चल पड़े। एक एम्बेसडर गाड़ी अरेंज की ड्राइवर के साथ, कर्नल गोस्वामी, गुरुजी, माधवी जी और माधवी की माता जी लक्ष्मी जी, ये 4 लोग एम्बेसडर गाड़ी में बैठ के सरदार शहर निकल गए। अब सूरजगढ़ से सरदार शहर 3-3.5 घंटे का सफ़र है, तो ये लोग लंच करके वगैरह निकले होंगे, तो ढलती दोपहर में, लेट आफ्टरनून में वो सरदार शहर पहुंच गए। अब गुरुजी बोलते हैं कि पहला धक्का तो ये था क्योंकि सरदार शहर एक पता नहीं किस मैप में वो छोटा सा शहर बोलना ही नहीं उसको, वो छोटा सा टाउन था। गुरुजी कहते हैं जैसे हम वहाँ पे पहुँच गए, वो देख के हम लोग जैसे ना सकते में आ गए, जैसे अचंभित हो गए। वो ऐसा टाउन है जहाँ पे कोई प्रगति का निशान ही नहीं है, जैसे वो 18वीं सदी से अभी तक वैसा का वैसा ही है, फ्रोजन इन टाइम। कहते हैं प्रगति की सिर्फ 2 निशानियां वहाँ पे देखी हमने, एक येलो कलर का एसटीडी बूथ जो बता सकता है कि ओके थोड़ी प्रगति हो गई है, कि टेलीफोन है, और दूसरे बिस्लरी पानी की बॉटल जो अवेलेबल होती थी। उसके अलावा पूरा शहर इतना पुराना और वैसा का वैसा ही, कोई भी डेवलपमेंट की साइन नहीं वहाँ पे। तो पहला धक्का तो यही था कि कहाँ पे आ गए, जैसे ना, और मुंबई, और हम शहरी लोगों को ये कल्पना ही नहीं होती कि छोटे छोटे ये इन जगह के टाउन किस तरह से होते हैं। तो ये लोग अचंभित हो कि यहाँ पे सेमिनार करवाना है, और वो कारवार से उतरे, बड़ा ढूंढ के वो उस घर तक पहुँच गए। मिस्टर पुनिया के जो रिलेटिव्स का रेफरेंस मिला था उनके घर तक पहुँच गए। वो लोग भी अचंभित हो गए इन लोगों को देख के कि ये कहाँ से आ गए हैं, और रेफरेंस था कि गुरुजी आ रहे। अब उनके मन में, अब आप समझ सकते हो कि इतने पुराने उस टाउन में किस तरह की मेंटालिटी होगी, किस तरह की उनकी भावना होगी जब वो गुरु शब्द सुनते हैं। पुराना रिलीजियस ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स
ऐसे जो परंपरावादी शहर नहीं, छोटा सा एक ना टाउन था ये। अब गुरुजी आ रहे इतना ही उनको पता था। अब गुरुजी ने उनके मन में क्या था कि भस्म लगाए हुए, जटाजूट, ना गले में माला और ना गेरुए कपड़े पहना हुआ ऐसा कोई आएगा हमें कुछ सिखाने। और वो पूछने लगे गोस्वामी जी से, गुरुजी कहाँ है? तब गोस्वामी जी ने मुड़ के गुरुजी की तरफ देखा, ये है गुरुजी। गुरुजी कहते उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि गुरुजी थे पैंट शर्ट में, गोरे चिट्टे पारसी, गोस्वामी अंकल बंगाली, तुलसी जी और माधवी तेलुगु। अब इन लोगों को देख के ट्रेडिशनल मारवाड़ी लोगों की क्या रिएक्शन रही होंगी। कहते हम एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे कि कहाँ से आ गए, हम आ गए एलियन लैंड में, या वो सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ टपके इस जगह पे। तो उनके चेहरे को देख के गुरुजी ने सोचा कि शायद मैं गुरु कैटेगरी में फिट नहीं होता हूँ। और मन में गुरुजी मेरे मन में ख्याल आया कि चलो यहाँ से निकल चलते हैं, अभी यहाँ पे कुछ सेमिनार वेमिनार नहीं होगा। मुझे ऐसा देख के तो कल कोई आने से रहा। तो थोड़ा कहते ना वहाँ पे एकदम वातावरण थोड़ा सा ना गंभीर सा हो गया। तो फिर भी गोस्वामी अंकल ने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया। वो उनकी खासियत है कि वो बहुत अच्छे से दोस्ती कर लेते किसी से भी। वो उनकी खासियत मैंने भी देखी है कि आप गोस्वामी अंकल से मिलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप उनसे पहली बार मिल रहे हैं। वो आके बिल्कुल एकदम ऐसे बोलना शुरू करेंगे कि वो तो बरसों से जानते हैं। तो उनकी स्टाइल है और वो बहुत प्यारी स्टाइल है। तो जैसे वो उन्होंने थोड़ी दोस्ती कर ली, उनको हिंदी अच्छे से आता है, तो उन्होंने बातचीत करके थोड़ा सा उनको इंट्रोड्यूस किया, बताया कि क्या है और अंदाज़ा दिया। तो इस तरह से एंथुजियाज्म में ये लोग पहुंच तो गए थे। अब चक्कर ये था कि उनको कोई कुछ पता नहीं था कि ये किस तरह का सेमिनार होता है। इसमें 15-20 लोग ज़रूरी होते हैं आना, और किस तरह का नॉलेज दिया जाता है उन लोगों को कुछ भी खबर नहीं थी। बिल्कुल अनजान थे कि ये सेमिनार क्या होता है। ये 2 दिन का होता है, 2 दिन की कमिटमेंट लगती है। उन लोगों को कुछ कल्पना नहीं थी। आप इमेजिन कर सकते हो कि क्या हालत होगी गुरुजी की भी और उनके साथ गए हुए लोगों की भी, और होस्ट की भी, जो ये सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक फ़ोन कॉल से लिए हुए थे, उनकी भी हालत क्या होगी। तो जैसे तैसे थोड़ा सा कहते ना सब संभल गए, और उन्होंने बोला कि चलो हमारे यहाँ एक मैरिज हॉल रहता है और वहाँ पे आपका सेमिनार हो जाएगा, बाकी हम खाने पीने की व्यवस्था कर देंगे। मैरिज हॉल है तो गद्दे वद्दे भी है, तो वो सब लग जाएंगे, और हम लोग बता देंगे लोगों को कि ऐसे सेमिनार है तो आ जाओ। अब गुरुजी बोले ठीक है, अब आ ही गए हैं तो अब क्या करेंगे, कल का कल देखते हैं। तो सब लोग चले गए और वो मैरिज हॉल देख के गुरुजी बोले ये मैरिज हॉल है? वो एक पुरानी हवेली थी जिसको मैरिज हॉल कन्वर्ट कर दिया था। नीचे के फ्लोर पे किचन और डाइनिंग यानी खाने की व्यवस्था थी, और पहले माले पे मैरिज हॉल था, और उसको अटैच 2 बड़े बड़े रूम थे जहाँ पे शायद बाराती रुकते होंगे। तो इस तरह की वो हवेली थी, पुरानी हवेली थी, राम से ब्रदर वाली नहीं, लेकिन पुरानी थी, डरावनी नहीं थी, पुरानी थी। लेकिन जब गुरुजी पुरानी हवेली बोलते ना, मुझे राम से ब्रदर की वो मूवी याद आती है, पुरानी हवेली। इसलिए शायद आप लोगों को भी याद आ जाए, इसलिए बताती हूँ कि पुरानी यानी बहुत साल पहले उसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, और पिलर यानी पुराने टाइप का कंस्ट्रक्शन था। और इन सब की व्यवस्था उन 2 रूम्स में की गई जहाँ पे बाराती रुकते थे। वो डॉर्मेटरी जैसे रूम्स थे जहाँ पे गद्दे लगाए जाते हैं और एक साथ 15-20 लोग सो सकते हैं, तो उस तरह की व्यवस्था थी। अब सब लोग चाय वगैरह पी के और अपने अपने सामान को रख के थोड़ा रेस्ट करने लगे। और गोस्वामी अंकल ने काफ़ी अच्छे से उन लोगों को एक्सप्लेन किया था कि इस तरह से सेमिनार होगा, इस तरह से ना कल लोगों को 9 बजे या 10 बजे 9 बजे आना होगा, और ना जो भी इंस्ट्रक्शंस थे गोस्वामी अंकल ने दे दिए थे। अब रात के 9 बजे
गुरुजी बोलते हैं अचानक से इतनी तेज आंधी शुरू हो गई, इतनी तेज आंधी, कहते हैं मैं वर्णन नहीं कर सकता कितनी तेज, इतनी जोर से बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट और इतनी जोरदार हवा चल रही थी कि ऐसे लग रहा था कि ये इमारत गिर जाएगी। और कहते हैं कल्पना नहीं कर सकते हम शहरी लोग कि किस तरह से बिजली कड़क रही थी, जैसे ट्यूबलाइट जब वो खराब होने को आ जाती है और कैसे फ्लिकर करती है ऐसे ऐसे बार बार हर सेकंड में, वैसे हर सेकंड में वो फ्लैशिंग हो रहा था पूरे स्काई में। और इतनी धुआंधार बारिश राजस्थान में ना कहीं ना देखी होगी ना कहीं किसी ने सुनी होगी, कहते हैं लाइट्स चले गए थे और हम लोग बस एक कमरे में मोमबत्ती लगा के सब बैठ गए थे और रुकने का इंतज़ार कर रहे थे। इतनी आवाज़ आंधी की सू सू करके और इतनी कड़कड़ाहट और बिजली का वो प्रकाश, कहते बहुत ही डरावना था वो। ऐसी आंधी कहते गुरुजी ने मैंने कभी लाइफ में देखी। तो इस तरह से 2 घंटे बारिश जोरदार शुरू रही और ये लोग सब बैठ के वेट कर रहे थे कि कब ये ना थम जाती है और लाइट आ जाती है। तो 11 बजे लाइट आ गई और आंधी रुक गई, बारिश रुक गई। अब ये लोग अपने कमरे से बाहर आए कि थोड़ा सा खोल के देखे। बारिश शुरू होने से पहले बिजली चली गई थी और इन लोगों को याद नहीं रहा कि हॉल के जो सारे किवाड़ थे, सारे दरवाजे और खिड़कियां थी वो खुली रह गई थी और इतनी तेज आंधी और बारिश के कारण पूरे हॉल में इतना पानी भर गया था, जिस हॉल में कल सेमिनार लेना है। और सब लोग हैरान कि रात के 11 बजे हैं और इतने बड़े हॉल यानी जिसमें 200-250 लोग आराम से बैठ जाए, इतना बड़ा हॉल, और वहाँ पे पानी भर गया है। अब 11 बजे गुरुजी, माधवी और कर्नल गोस्वामी, गुरुजी खुद, माधवी और कर्नल गोस्वामी वहाँ पे जो बाल्टियाँ अवेलेबल थी वो लेके आए, गोस्वामी जी कहीं कुछ कपड़ा अरेंज करके लेके आए और सब लोग वो पानी निकालने में, मग्स, जब जो भी सामान वहाँ पे अवेलेबल था वो जुटा के वो पानी साफ करने में जुट गए। 1 घंटा कहते हम लोग पानी निचोड़ के मग में डाल के बाहर फेंक रहे। इतना आप इमेजिन करते हो, इतने बड़े हॉल में इतना लेवल का पानी। कहते 1.5-2 घंटे हम पूरा थक गए थे, कल सेमिनार लेना है, सब के सब यात्रा करके आए हुए, उसमें ये सब आने के बाद ना वो जो स्वागत था यानी वो सब अचंभित थे, उसमें से वो टेंशन, स्ट्रेस, थकान, आंधी और वो कम था कि ये सब काम सब ऐसे थक के चूर हो गए थे। और कहते 12:30 बजे हम लोग कहते सुबह का सुबह देख लेंगे अरेंजमेंट का, सब सो जाते हैं। तो ये सब साफ करके पंखे चला के सब सुखा के सब लोग सो गए, सुबह जल्दी उठ गए। सुबह जल्दी उठ के गुरुजी कहते मुझे तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, पता नहीं कितने लोग आएंगे, हम लोग देखते नहीं तो हम निकल जाएंगे। इस कहते ना इस मिनिमम एक्सपेक्टेशंस के साथ गुरुजी तैयार होके 8:30 बजे पूजा वगैरह करके तैयार होके वहाँ पे बैठ गए। एक एक करके लोग आने लगे और आधे पौने घंटे में 20-25 लोग आ गए अटेंड करने के लिए। ना वैसे ही गुरुजी बोलते वो शहर पूरा रिटायर्ड लोगों का ही है, वहाँ पे यंग लोग जा, उनके लिए तो ये अच्छा एंटरटेनमेंट और टाइम पास सब कुछ होता ही नहीं है। कहते स्लीपी टाउन, बिल्कुल ही स्लो सुस्त सा ऐसे वो गांव है, तो उनके लिए ये कहते हैं जैसे चलो आज कुछ नया आया है तो आज टाइम पास हो जाएगा करके 25-30 लोग आके बैठ गए, दूर दूर बैठ गए ऐसे। गुरुजी कहते मैं यहाँ पे और कोई इस कोने में है, कोई उस कोने में है। अब इतना सब कुछ नया था सबके लिए, गुरुजी के लिए भी और उन लोगों के लिए भी, कि वो एकदम जो वातावरण था वो इतना कहते अनकंफर्टेबल बन गया था, इतना वो ना कोल्डनेस था कि सबको ही वो महसूस हो रहा था कि जो लोग आए थे उनको वो देखे जा रहे थे गुरुजी को अभी ये क्या सिखाएगा। लेकिन कल से आज थोड़ा उनका रवैया बदल गया था, क्योंकि अब गुरुजी कुर्ता पजामा में थे तो थोड़ा सा जो
पार्टिसिपेंट्स थे उनका रवैया थोड़ा सा अच्छा, चलो बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी नहीं थी, लेकिन थोड़ा पैंट शर्ट से कुर्ता पजामा ने ये कुछ इससे सुन सकते हैं, तो रवैया थोड़ा सा बदल गया था। अब गुरुजी बोल रहे इतना बड़ा हॉल, सब ऐसे बिखरे हुए लोग थे, जितनी भी कहते मैं ऊंची आवाज़ में बात कर सकता था। इंट्रोडक्शन दिया, ये सेमिनार किस बात में है वो बोला। 10-15 मिनट कहते मैं बात कर रहा हूँ और सबके चेहरे पे ऐसे भाव जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे मुंह खोल के ना सब लोग देख रहे थे कि ये क्या बात कर रहा है। तो आखिर में 15-20 मिनट के बाद गुरुजी ने बोलना शुरू किया कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो फिर किसी ने, हम लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो गुरुजी ने हाथ लगाया और गुरुजी को भी समझ में नहीं आया। कहते कि और गुरुजी का इंग्लिश जिन्होंने सुना है वो कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड लेवल का इंग्लिश सरदार शहर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहा था, और बेचारे ऐसे न देख रहे थे कि क्या बोल रहा है, उसमें से कितना समझ में आ रहा है। और गुरुजी बोला अरे पहले ही बोल देते, मैंने 15-20 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर दिए। तो उसके बाद फिर गुरुजी बोले आप उन पूरी तरह से हिंदी में कहते मैंने आज तक सेमिनार नहीं लिया था, जितनी भी मेरी बम्बईया हिंदी है वो याद कर करके अब थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा सिंपल इंग्लिश, जितना भी सिंपल शब्द यूज़ कर सकते थे इंग्लिश के वो यूज़ करके, और जितना हिंदी कहते मैं बात कर सकता हूँ उतना कर करके फिर सेमिनार आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर भी लोगों का थोड़ा स्टिफ ही था रवैया। इस तरह से अट्यूनमेंट तक गुरुजी ने सेमिनार लिया। अब अट्यूनमेंट शुरू हो गया और जैसे अट्यूनमेंट ख़त्म हो गया लोगों के चेहरे बदल गए। जो अनुभव उन्होंने उस दीक्षा के दौरान लिया वो अनुभव के बाद तो फिर जैसे ना जो बिखरे गए थे वो बिल्कुल पास में आके बैठ गए। गुरुजी मेरे आप तो 2 फीट के अंतर पे आके बैठ गए, जो 20 फुट पे बैठे थे, और बिल्कुल प्यार से ध्यान लगा के ऐसे ना सुनने लगे कि हाँ अब इस बंदे में कुछ बात है और कुछ तो है, इसके अंदर कुछ पावर है। ऐसे करके वो ना बिल्कुल अटेंटिव हो गए। और उसके बाद से जैसे सेमिनार गुरुजी ने पिकअप कर दिया वहाँ से, तो पहला दिन ख़त्म हो गया। अब दूसरे दिन गुरुजी ने बोला आप आराम से आओ, 10 बजे तक आ जाओ, क्योंकि इतना सुस्त वो शहर है तो 9 बजे ना बहुत जल्दी हो जाता है, तो कहते 10 बजे तक आ जाओ। तो पहला दिन तो बहुत अच्छे से गया। शुरुआत ऐसी हुई थी लेकिन एंड तक गुरुजी ने जैसे उनको जीत लिया था, तो वो बड़े खुशी खुशी सब लोग चले गए थे। और दूसरे दिन कहते सब लोग आराम से बैठे थे, 10 बजे शुरू होगा, उतने में कुंडी खुटखुटाई किसी ने, एक व्यक्ति हाजिर। तो गुरुजी ने बोला 10 बजे सेमिनार है, तो कहते मैं पार्टिसिपेंट नहीं हूँ, मैं लोकल न्यूज़पेपर का पत्रकार हूँ और आपकी चर्चा हो रही है गांव में, तो मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। गुरुजी बोले अब ये क्या नई चीज़ है? तो कहते नहीं वो तो चाहिए, आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत बातें कर रहे हैं आपके बारे में, तो वो तो न्यूज़ छपेगी हमारे न्यूज़पेपर में। तो गुरुजी का 1 घंटा इंटरव्यू चला, फोटो वोटो खींचे गए, उनके कार्य का बारे में पूछा गया, रेकी क्या है, और ना पूरा उनका जीवन के बारे में पूछा गया। और इस तरह से ना अच्छे से इंटरव्यू हो गया। और फिर 10 बजे लोग आना शुरू हो गए। आज तो वो जब आए वो तो बिल्कुल स्माइल लेके आए, इतने खुश थे और बहुत प्यार से और रिस्पेक्ट से अब गुरुजी की तरफ उनका व्यवहार हो गया था। तो इस तरह से दूसरा दिन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ और बहुत लोगों को आनंद आया, अनुभव आए, उनको ना चेंजेस खुद के अंदर वो महसूस हो गए। अब ये सब ख़त्म होते होते काफ़ी देर हो गई थी और रात में ट्रैवल करना उन दिनों काफ़ी मुश्किल था। तो गुरुजी ने उन लोगों से विनती की क्या हम आज की रात रुक सकते थे। अब तो वो इतने प्यार में थे गुरुजी के, कहते गुरुजी आप तो 2-4 दिन रुक जाओ जी, आप तो बिल्कुल हमारे मेहमान हो, और बस ये आप क्या ही समझिए, आप जितनी चाहे दिन आप रह सकते हो। इतना रिस्पेक्ट और इतना प्यार, अच्छे ना खाने की व्यवस्था हो गई, सब कुछ, कहते आप बिल्कुल रुक जाओ। तो उस रात को गुरुजी ने वहीं पे अपनी टीम के साथ कर्नल गोस्वामी, माधवी और उनकी माताजी के साथ वहीं पे विश्राम किया। दूसरे दिन सुबह अब इस सारे झमेले में फीस की
या गुरु दक्षिणा की बात ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि अचानक से ये सब कुछ तय हो गया था। शंकर जी को भी बताने का मौका नहीं मिला पूनिया, मिस्टर पूनिया को, कि गुरु दक्षिणा होती है और वो मैंडेटरी होती है, क्योंकि नहीं तो वो कार्मिक कहते हैं ना बॉन्ड बन जाता है, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी होता है। बात ही नहीं हो पाई थी। सेमिनार तो हो गया, किसी ने कुछ दिया नहीं, किसी ने कुछ मांगा नहीं। अब गुरुजी बोले कि अभी क्या करें, तो उन्होंने शंकर जी को बोला कि आप एक्सप्लेन करो कि ये पूरी तरह से मुफ्त में नहीं दे सकते, कोई भी दक्षिणा दो चलेगा, लेकिन वो दक्षिणा देना ज़रूरी है। तो वो लोगों ने बोला कि हमने तो सेमिनार अरेंज कर दिया, वही गुरु दक्षिणा है। तो कुछ बातचीत हो गई, कहते जो भी आपका मन हो, हम कुछ मांगेंगे नहीं, आपका जो भी मन हो आप हमारे लिए गुरु दक्षिणा दे सकते हो। तो बड़े खुश होके उन लोगों ने 5000 की थैली बनाई गुरुजी के लिए और बड़े आदर के साथ गुरु दक्षिणा अर्पण की। तो इस तरह से कहते ना वो सेमिनार संपन्न हुआ और बड़ी खुशी खुशी गुरुजी को वहाँ से उन्होंने विदा किया और ये लोग वापस ट्रैवल करके आए। और गुरुजी कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ, सब कुछ इतना हर अनुभव इतना कहते हैं ना अनूठा था और कहीं कहीं हिलेरियस और कहीं कहीं इतना मजाकिया था कि हम लोग आज भी ये सुन के हंसते हैं कि कैसे ये सब पूरा ना चक्कर चल गया। तो गुरुजी बोलते शायद मेरा कुछ लेन देन था जो कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी था, तो कैसे सर्कमस्टेंसेस बन के आ गए और अचानक से ये सेमिनार पॉसिबल हो गया और सब जैसे चल पड़े बिना कुछ सोचे समझे कि चलो चलते हैं करके निकल पड़े और वो सेमिनार ख़त्म करके वापस आए। और इस तरह से ये कहते ना एक अजीब व गरीब सेमिनार यादगार बन गया हम लोगों के लिए। और सबका ही कहते ना इसमें रोल इतना एक यूनिक रोल था शंकर जी का भी, कि एक हीलिंग के एक्सपीरियंस से उन्होंने सरदार शहर तक गुरुजी का नाम पहुंचा दिया। और माधवी और उनकी माता का जो माता जी का जो समर्पण है कि वो जहाँ पे भी हो हम लोग हमेशा तैयार है। और उस वक्त मुझे आज भी याद है गुरुजी बोलते हैं कि माधवी और उनकी माता जी का जो समर्पण है कि वो सुबह 3 बजे उठ के खाना बनाते थे, सारे पार्टिसिपेंट्स को घर का बना हुआ खाना मिलता था। तो ना बहुत उन लोगों ने, इन सारे लोगों ने कष्ट किए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर अगले कुछ एपिसोड में हर शहर का एक एक किस्सा आप तक पहुंचाऊं और जो यादगार जो है उस शहर की वो आप तक वो शेयर करूं। तो इस तरह से ये किस्सा मुझे आज भी हंसाता है। और जैसे गुरुजी बोलते हैं, मुझे आज भी उन लोगों के चेहरे याद आते हैं कि एक गुरुजी का नाम सुन के एक ऐसे व्यक्ति को देखना, तो वो भी ऐसे भौचक्के रह गए थे कि ये कहाँ से गुरु है, और गुरुजी भी देख के कि ये कौन है, इनको कैसे पढ़ाऊंगा मैं, जैसे ना कॉमेडी ऑफ एरर उस तरह का ये वाकया था कि बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट कल्चर से लोग एक साथ आ गए और एक चीज़ को सक्सेसफुल करके बताया। तो ये है गुरुजी के किस्से कि जहाँ कहीं भी मौका था वो गए और वहाँ के लोगों को उन्होंने 100% अपनी ओर से देने की कोशिश की। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ के इन सब चीज़ों का आनंद लेने के लिए। और ये सुन के हमारे सामने एक उदाहरण बनते हैं कि कैसे आज भी ये लोग गुरुजी के प्रति समर्पित है और अपनी गुरु सेवा बिना किसी रिटर्न के अपेक्षा से, कोई भी एक्सचेंज नहीं चाहिए उनको, नाम नहीं चाहिए। आज तक ये लोग गुमनामी तो थे, आज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उनके नाम, नहीं तो इतने साल इन्होंने बिना किसी अपेक्षा से ये काम किए हैं। तो इनको धन्यवाद देना हम सबकी जिम्मेदारी है। सो थैंक यू सो मच शंकर, वंदना, माधवी और उनका पूरा परिवार। और ऐसे ही हर एपिसोड में हम ऐसे ही लोगों से मिलेंगे जिन्होंने जी जान से गुरुजी के लिए कोशिश की है। थैंक यू सो मच।